नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि बीईओ परीक्षा जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए हम लगातार पेड क्विजेस को भी देख रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू करेंगे। इस क्रम में आज हम 9वां वीडियो अपना देखेंगे। पिछले वीडियोस नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, अगर आपने अब तक नहीं देखे तो प्लीज उसको देख लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट जो हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपके सिलेबस के जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उससे ही जो है पूरे कवर किए जाते हैं। ठीक, तो हम यहाँ से आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो जैसे राज्य के बारे में आप पढ़ते हैं, संविधान के हमारा जो फंडामेंटल राइट है उसमें एक डेडिकेटेड आर्टिकल है। ठीक है, तो स्टेट का मतलब क्या होता है कि स्टेट के अंदर कौन कौन से उसके एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, तो क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ठीक है, यानी कि ये चार के चारों ही हमारे जो है इसेंशियल एलिमेंट्स हैं किसी स्टेट के, यानी कि राज्य जैसे संदर्भित किया था ना किसी देश को एज अ स्टेट, तो ये चार चीजें जो बेसिक एलिमेंट्स हैं। अब जैसे ये समझिए एग्जांपल, 1947 से पहले भारत, यहाँ पे इसको लिख लेते हैं अलग से। जैसे 1947 में भारत को आज़ादी मिली तो यहाँ पे हम जो है एक स्टेट नहीं थे। ठीक है, क्यों नहीं थे? क्योंकि हम संप्रभु नहीं थे। संप्रभु का मतलब होता है कि किसी बाहरी शक्ति का आपके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो। ठीक है, तो उस समय हमारे पास क्षेत्र भी था 1947 के पहले, जनसंख्या तो थी ही, सरकार भी थी ब्रिटिशर्स के फॉर्म में, लेकिन हम क्या थे? गुलाम थे एक तरीके से, संप्रभु थे। ठीक, सॉरी, संप्रभु नहीं थे, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे ये इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसको। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 को चुनेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का सबसे प्राचीनतम रूप है? ठीक है, तो गवर्नमेंट के जो फॉर्म्स होते हैं जैसे डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, है ना, ये सब के सभी हैं, लेकिन सबसे पुराना जो है तो ये मोनार्की है। ठीक है, जैसे जो ब्रिटिश में फॉलो होता है, तो जैसे क्राउन क्या है ना, एक हेरिडेटरी पोस्ट है ना। एक जो राजा कभी हो गया तो वो लगातार उसकी अगली पीढ़ी उसी के जो है रूप में पूरे देश में शासन कर रही है। ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय यानी कि यूनिटरी फीचर, सॉरी एक सेकंड रुकिए, हाँ, फेडरल फीचर नहीं है। ठीक है, तो इसमें से देखिए राज्यपालों की जो नियुक्ति है ना, ये फेडरल फीचर ना होकर के जो है यूनिटरी फीचर है। ठीक है, संघात्मक विशेषता, संघीय विशेषता नहीं है। संघीय विशेषता का मतलब होता है जिसमें राज्य और केंद्र जो है दोनों के हितों की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे बाकी के तीन जो है ये हमारे संघीय विशेषता में आते हैं। इनमें से किस देश की संसद को अक्सर संसदों की जननी के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो पार्लियामेंट है वर्ल्ड में, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इसको ही कहा जाता है। भारतीय संविधान और उस पर की गई लोकप्रिय टिप्पणियों के संदर्भ में गलत जोड़ी का चयन करना है हमको। तो देखिए ये जो जितने भी नाम यहाँ पे लिखे हैं ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स रहे हैं समय समय पे, तो उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में जो है कुछ कमेंट्स दिए हैं। तो जैसे मॉरिस जोन्स ने बार्गेनिंग फेडरलिज्म की संज्ञा दी है, केसी वेयर ने कॉसी फेडरल बताया है, ग्रैमनिल ऑस्टिन जो थे इन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बताया है, अर्न्स्ट बेकर जो है ये की नोट टू वर्ड, ये वाला जो है युग्म गलत है। अर्न्स्ट बेकर ने बेसिकली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है यानी कि प्रस्तावना, ठीक है, उसके बारे में बोला है कि ये जो है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कीनोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये फ्रेज इन्होंने यूज किया है, इस वजह से ये पेयर हमारा जो है गलत है। अब देखिए जो हमारे संविधान के भाग हैं उसके क्रम में कई सारे लोगों ने अलग अलग जो है कमेंट्स किए हैं, तो उसी क्रम में संविधान सभा के किस सदस्य ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि जो डीपीएसपी है, तो इसको भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर यानी कि वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट का है। ठीक, तो ये सदस्य, इनका नाम है टीटी कृष्णचारी। अब भारतीय संविधान के जो आपातकालीन प्रावधान है, इमरजेंसी प्रोविजंस, तो उसको निम्न में से किसने संविधान का जीवन साथी की संज्ञा दी है? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है इनका अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर का।
एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जो भी हमने ऊपर भी इनका नाम देखा, आइवर जेनिंग्स, ठीक है। तो इन्होंने निम्नलिखित में से किसे वैकल्पिक प्रधानमंत्री बताया है, ठीक है। तो जो नेता प्रतिपक्ष होता है यानी कि ऑपोजिशन लीडर, जैसे पार्लियामेंट में होते हैं ना विपक्षी जो दल के जो नेता होते हैं, तो उनको जो है अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर बताया है। तो यहां से देखिए सी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है। लॉर्ड मॉर्ले के द्वारा निम्नलिखित में से किसकी भूमिका को प्राइमस इंटर पेरस कहा गया है, ठीक है। तो देखिए लॉर्ड मॉर्ले के बारे में आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इन्होंने प्रधानमंत्री जो है ना, प्रधानमंत्री के पद को प्राइमस इंटर पेरस कहा है, ठीक है। तो इस पद का मतलब होता है कि इंग्लिश में जैसे होता है कि फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, यानी कि सभी समान लोगों में सर्वप्रथम। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो उसमें पढ़ते होंगे ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर विल एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ठीक। तो प्रेसिडेंट के नाम से सारा काम होता है, लेकिन उसको एड एंड एडवाइस करने के लिए प्रधानमंत्री होते हैं जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है, उसमें सारे जो है एक समान लोग हैं, परंतु उसको लीड कौन कर रहा है, प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इसलिए प्रधानमंत्री के बारे में प्राइमस इंटर पेरस फ्रेज जो है ये यूज किया गया है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सार्वजनिक जीवन को सुधारने का प्रथम सोपान के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची जो है हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये जो है हमारा 52nd अमेंडमेंट हुआ था 1985 का, ठीक है, जिसके द्वारा दल बदल का जो कानून है 10वीं अनुसूची में इसको ऐड किया गया है ना। जो नेता एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते थे, तो इस सब चीजों को रोकने के लिए यहाँ पे 10वीं अनुसूची ऐड की गई। तो उसी के बारे में सार्वजनिक जीवन को सुधारने का प्रथम सोपान की संज्ञा दी थी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। प्रत्यास्थता के नियम को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक। तो ये बेसिकली जो है इंग्लिश एक फिजिसिस्ट थे रॉबर्ट हुक, है ना, उनके द्वारा ये लॉ ऑफ इलास्टिसिटी दिया गया। इसका जो आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में कि जैसे जो स्प्रिंग में ऐसे होता है ना जो कंप्रेशन होता है, ठीक है, तो उसकी लंबाई में जो वृद्धि और ये कमी हो रही है किसी पिंड में जो कह लीजिए, ठीक है, तो उस पे जो लोड दिया जाता है उसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये लॉ दिया गया, ये प्रत्यास्थता यानी कि इलास्टिसिटी के जो ये लॉ है इसके रूप में, ठीक। तो हुक के द्वारा ही ये नियम दिया गया था, तो इसी को जो है हुक का नियम भी कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे इसको, ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट है। इसमें से किस मीटर का उपयोग एक पाइप में द्रव के प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल आप अपने घर का कोई ले लीजिए, जैसे पानी की टंकी से जो पाइप नीचे आ रहा है, ठीक है, जिससे नल में पानी आता है, तो फ्लो जो हो रहा है उसमें, तो उस पानी के स्पीड जो है ना, फ्लो ऑफ स्पीड, उसको नापने के लिए हम यूज करते हैं वेंचुरी मीटर। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक। तो आपको पता होगा कि जैसे कोई भी पदार्थ है दुनिया में, वो छोटे छोटे जो कण हैं उनसे मिलकर के बना है, ठीक है, जिसे आप अणु कहते हैं, ठीक। तो ये अणु क्या होते हैं, एक दूसरे को, उस मान लीजिए कोई ये पदार्थ है तो उसमें एक दूसरे को आपस में, जैसे ये अणु हैं तो एक दूसरे को आपस में आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो यही जो आकर्षण बल है इसको बोलते हैं हम ये ससंजक बल यानी कि कोहेसिव फोर्स। औषधि विज्ञान तथा शरीर क्रिया विज्ञान में दाब के मात्रक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए प्रेशर की यूनिट जो हम फिजियोलॉजी और मेडिसिन की क्षेत्र में यूज करते हैं, है ना, वहां पे जिन चीजों को हम प्रेशर नापना होता है तो उसमें हम यूज करते हैं टॉर, है ना, ध्यान दीजिएगा। ये सब जो है किस में यूज होते हैं, जरा इसको कॉमेंट करके बताइए तो प्रेशर के रूप में। जब बाहरी बल लगाने से किसी पदार्थ के एकांक आकार या रूप में परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम विकृति, है ना, यानी कि स्ट्रेन। मतलब मान लीजिए कोई ये पदार्थ है, उस पर बाहरी बल कोई लगा तो उसके आकार में मान लीजिए वो चौकोर था तो गोल हो गया, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कि उसमें विकृति आ गई ना, तो स्ट्रेन होता है ये, ठीक। अब चूंकि ये अनुपातिक रूप में होता है ना कि पहले वो चौकोर था फिर गोल हो गया, तो इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होता है, मात्रक। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए पीरियोडिक टेबल में आप एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो नेचुरली वैसे तो सारे मोस्टली मिले हैं हमें जो एलिमेंट्स हैं। तो पहला कृत्रिम रूप से जो उत्पादित तत्व है उसका नाम है टेक्नीशियम, ठीक है। तो जिसका परमाणु क्रमांक अब क्या है, तो ये है 43। इसको पीरियोडिक टेबल में एक बार देख लीजिएगा।
अगला देखिए, जू प्लंक्टन जो कि समुद्र में रहने वाले छोटे जीव होते हैं, तो खाद्य वेब के किस पोषी स्तर से संबंधित है, ठीक है। तो फूड वेब में आपने देखा होगा कि पहले जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक, उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं, ठीक है, जो कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हैं, ठीक, और ये मोस्टली शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पे जू प्लैंक्टन जैसे, और इधर जैसे कीटों में देखें तो टिड्डे, गाय, ये सब क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को चुनेंगे हम। सभी पारिस्थितिकी पिरामिडों में से कौन सा उल्टा होता है, ठीक है। तो आपने ये पढ़ा होगा इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में, इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो इनमें दिए हुए सभी में जो हमारा ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड होता है, ये उल्टा होता है, ठीक है, ऐसी आकृति होती है। फॉर एग्जांपल जैसे तालाब का जो हमारा ये है ना, मतलब पॉन्ड इकोसिस्टम जो है, उसमें हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास है वो उल्टा होता है, ठीक। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव किस प्रकार होता है, ठीक है। तो कोई भी इकोसिस्टम होगा तो एनर्जी का फ्लो जो है यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक दिशात्मक, ठीक। खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो फूड वेब चेन के संबंध में अगर हम देखें तो इसमें से ऑप्शन हमारा जो बी है ये गलत होगा। लिखा है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर तक बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये गलत है। जितने भी हमारे फूड चेन में जो ये ट्रॉफिक लेवल है, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे देखेंगे ना, तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जो एनर्जी का ये है ना, एनर्जी लेवल वो घटता है, ठीक है। अच्छा, एक इसके संबंध में लॉ भी है कि कितने प्रतिशत एनर्जी लॉस जो होता है, तो उसको जरा कमेंट करके बताइए वो कौन सा लॉ है, ठीक। फिलहाल हम बी ऑप्शन को चुन लेते हैं, बाकी के सब कथन ठीक है, इसको देख लीजिए। इसमें से किस वर्ष में संख्याओं का पिरामिड शब्द चार्ल्स एल्टन इन्होंने गढ़ा, जो प्रत्येक पोषण स्तर में मौजूद जनसंख्या की कुल संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। तो देखिए, जितने भी हमारे ये होते हैं ना ट्रॉफिक लेवल, ठीक, तो उसमें एक ट्रॉफिक लेवल में कितनी पॉपुलेशन है, कितने इंडिविजुअल की, उस टोटल नंबर को रेफर करने के लिए पिरामिड ऑफ नंबर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे चार्ल्स एल्टन है, इनके द्वारा गढ़ा गया। तो इस चीज़ को, दो चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि किससे संबंधित है ये जो शब्द है संख्याओं का पिरामिड, और किसने दिया, तो चार्ल्स एल्टन, और ईयर है 1972। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी आयोग के जो एग्जाम्स हैं इसमें पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। खाद्य श्रृंखला यानी कि जो हमारा फूड चेन है, तो उसके प्रत्येक चरण या स्तर एक पोषण स्तर बनाता है, ठीक है। तो कौन उक्त खाद्य श्रृंखला के प्रथम पोषण स्तर पर होता है, ठीक है। तो जैसा देखिए हमारी जो फूड चेन है उसके बारे में पढ़ेंगे आप, तो ट्रॉफिक लेवल का निर्माण होता है इसमें, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो जैसे सबसे नीचे क्या होता है, हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन आता है, यानी स्वपोषी या उत्पादक, ठीक, जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, ठीक है। क्योंकि जो सेकंड हमारे प्राइमरी कंज्यूमर आ गए, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर है ना, तो ये क्या है, ये जो नीचे वाला हमारा ये ट्रॉफिक लेवल है उससे अपने आप का जो भोजन है वो ग्रहण करते हैं। तो ऑटोट्रॉफ में एग्जांपल्स के तौर पे जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, यानी कि पादप प्लवक, ठीक। इसके अलावा जो घास होती है, तो ये सब क्या है, हमारा ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स हैं। तो ये जो है खाद्य श्रृंखला का पहला जो ये है ट्रॉफिक लेवल, उसका निर्माण करता है। तालाब के पारितंत्र में कौन एक से अधिक पोषण स्तर का निर्माण करता है, ठीक है। तो जो हमारा ये पॉन्ड इकोसिस्टम है, तो उसमें मछली जो होती है ना, ये एक से अधिक हमारे जो ट्रॉफिक लेवल से वहां पे मिलेगी आपको, ठीक है। ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर में, कंज्यूमर में मिलेगी आपको, ठीक है। इसके अलावा जो है प्राइमरी में मिल जाएगी। तो इस वजह से ये जो है सी को हम चुनेंगे। तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषण स्तर बनाते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमने ऊपर कई सारे क्वेश्चन देखे इससे संबंधित। सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल जो होता है तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का होता है, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल 1 है, ठीक। अब सेकंड पे क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ट्रॉफिक लेवल 2, ठीक। फिर ट्रॉफिक लेवल 3 में जो है सेकेंडरी हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। फिर टर्शरी कंज्यूमर हमारे ट्रॉफिक लेवल 4 में होते हैं, ठीक। तो ध्यान रख, इसका एग्जांपल है जैसे कि मैन इसमें आता है, लॉयन वगैरह हो गए जो मांसाहारी है ना, उच्च मांसाहारी। तो इसमें डी ऑप्शन को चुनेंगे।
हर्बीवोर यानी कि शाकाहारी जीव जो होते हैं खाद्य श्रृंखला में कौन सा पोषी स्तर बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे जो प्राइमरी हमारा ये ट्रॉफिक लेवल है ना पहला, तो उसमें क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक, जिसमें से मोस्टली ये क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ठीक। तो सेकंड में जो आते हैं ये हमारे होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो ये मोस्टली शाकाहारी जो होते हैं, है ना, जैसे टिड्डा, गाय, है ना, जंतु प्लवक, ये सब। तो ये सेकंड में आएगा, तो यहाँ से बी ऑप्शन को चुनेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है। तो देखिए अलग अलग जो है देशों में स्थानांतरित जो ये हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है ना, तो इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो इसमें जो गलत है सी ऑप्शन, तमराई के लिए लिखा है जापान, ये थाईलैंड में तमराई बोला जाता है। बाकी के सब ऑप्शन ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। अब भारत में भी स्थानांतरित कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे दीपा नाम जो है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये जो बस्तर जिला है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे ये प्रैक्टिस की जाती है मोस्टली, ठीक है। अब इसमें भी गलत युग्म हमको चुनना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन हमारा गलत है। मोरी कल्चर के लिए लिखा है फलों का अध्ययन, तो ये गलत है। फलों के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी, ठीक, पोमोलॉजी। और बाकी जो मोरी कल्चर है इसमें हम ये करते हैं, समुद्री जीव जो होते हैं उनके उत्पादन की क्रिया जो है उसकी स्टडी की जाती है, ठीक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। प्रोटीन क्रांति शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था, ठीक है। तो प्रोटीन क्रांति जो है संबंधित है हमारे जो दाल है ना, इनके प्रोडक्शन से। तो इस टर्म का संबंध है अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी, है ना, इन दो लोगों से। ऑप्शन बी को चुनेंगे। अमृत क्रांति जो है इसका संबंध किस विषय से है, तो भारत में जितने भी रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, उनके संदर्भ में रेफर किया जाता है अमृत क्रांति को। अब यहाँ पे गलत युग्म चुनना है, तो कुछ संस्थान है और कहाँ पर स्थित है वो लिखा हुआ है। तो इसमें डी ऑप्शन गलत है। अंतरराष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय कृषि संस्थान जो है ये अबादान में तो है, पर ये ओमान में नहीं है। ये कहाँ पे है, नाइजीरिया में, ठीक है। तो डी ऑप्शन को चुनेंगे। देखिए समशीतोष्ण जलवायु की फसल जो कि जौ होती है, ठीक है, तो जिसके लिए 15 से 21 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे उपयुक्त होता है और इसको लगभग कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर के आसपास जो है उपयुक्त होती है वर्षा जौ की फसल के लिए। देखिए फसलों के कुछ रोग भी होते हैं, तो उसके बारे में भी सिलेबस में पूछा जाता है आपसे। तो इसमें से किस रोग के कारण चने की जो फसल होती है उसकी पत्तियां जैसे हरे कलर की होती हैं छोटी छोटी, पर वो हरे से पीली पड़ करके सूख जाती हैं और जो जड़ें हैं वो काली पड़ करके गल जाती हैं, ठीक है। तो ये किस बीमारी के कारण होता है, तो ये होती है उकठा रोग यानी कि विल्टिंग, ठीक। अगला है रतुआ रोग के कारण किस फसल की पत्तियों पर पीले, भूरे तथा काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो लक्षण है ये उसमें गेहूं के फसल में देखे जाते हैं। देखिए भारत का जो रबर बोर्ड है, तो रबर अधिनियम 1947 के तहत भारत सरकार के द्वारा गठित एक वैधानिक निकाय है यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मुख्यालय है केरल में, कोट्टायम में। क्योंकि साउदर्न इंडिया में आप देखेंगे तो यहाँ पर रबर का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जो है वो कहाँ पर स्थित है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, तो ये है आपका हैदराबाद में। देखिए भारत में गायें जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक देशी होती है, एक विदेशी नस्ल की होती है, ठीक है। इनका जो पालन होता है मेनली, तो इसमें से कौन सी विदेशी नस्ल की गाय की प्रजाति होती है उसको नाम बताना है हमको, ठीक है। तो जो जर्सी गाय है ना, ये सब दूध बहुत देती हैं, तो ये एक विदेशी नस्ल है, ठीक। बाकी की जो 3 लिखी हैं ये सब देसी है। और विदेशी में जर्सी के अलावा जो है एक हॉलस्टीन होती है, फिर ब्राउन स्विस होती है, रेड डेन और ग्वेनरसे होती है ना, तो ये सब जो है विदेशी नस्लें हैं। अगला है कि गाय की किस नस्ल को लोला, लैम्बीबार, मोंट गोमरी, मुल्तानी तथा तेली, ये सभी जो ये नाम दिए हुए हैं पांचों, तो ये किस गाय के अन्य नाम है, ठीक है। तो देखिए देसी प्रजाति की एक गाय होती है साहीवाल, है ना, जो भारत में जो है देसी गायों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है वो दूध देने वाली नस्ल है, तो इसके अन्य नाम है ये सब, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, उसको बी ऑप्शन को चुनेंगे। देखिए भारत में अलग अलग राज्यों में जो मार्शल आर्ट लोगों के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो उसके अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पे मार्शल आर्ट का नाम लिखा है थोड़ा, ठीक है।
ये किस राज्य में किया जाता है? तो दिए हुए ऑप्शंस जो हैं यहाँ पे थोड़ा गलत हैं, इग्नोर करेंगे। ये किया जाता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कला वर्ष 2008 में शामिल नहीं की गई थी, ठीक है। तो अलग अलग जो हमारी ये कलाएं हैं, इसको यूनेस्को की जो ये हमारी लिस्ट है ना, जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज वाली ह्यूमैनिटी की लिस्ट, तो इसमें वर्ष 2008 में अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो है छऊ जो है ना, ये शामिल नहीं है। कुडियाट्टम, रामलीला और वेद पाठ की परंपरा, ठीक है, ये सब शामिल हुए हैं हमारे 2008 में। छऊ को हम यहाँ से चुनेंगे। छऊ जो है बेसिकली क्या है, आपको पता होगा कि एक जनजाति युद्ध कला होती है जो मुख्य रूप से इधर ओडिशा, झारखंड, वेस्ट बंगाल के रीजन में परफॉर्म की जाती है, और इसको शामिल किया गया था 2010 में, ठीक है, इस लिस्ट में यूनेस्को की। भारत में लोक चित्रकारी के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है, ठीक है। तो जो अलग अलग राज्यों में जो फोक पेंटिंग्स की जाती हैं, है ना, तो देखिए इसमें से आपका जो है डी ऑप्शन गलत है। वर्ली चित्रकला जो लिखा है सिक्किम, ये गलत है। ये वर्ली पेंटिंग्स की जाती है महाराष्ट्र में, ठीक। जैसे बिहार के लिए मधुबनी काफी फेमस है, मधुबनी चित्रकला, ठीक है, और बाकी जो यहाँ लिखे हैं सब ठीक ही हैं, ठीक है, तो इन सबको ध्यान रखेंगे। देखिए एक प्रकार का वस्त्र है जो शॉल का प्रकार होता है, तांगलिया शॉल, ठीक है, जो कि हाथ से बने बिंदीदार वस्त्र होते हैं। तो किस राज्य में मुख्य रूप से उत्पादित होते हैं, ठीक है, तो ये जीआई टैग भी है और मुख्य रूप से उत्पादन इसका होता है गुजरात में। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर पान के पत्तों का प्रमुख निर्यातक है, ठीक है। तो पान के पत्तों का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है महोबा में, और महोबा ही जो है ये उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट, ये पान का काफी एक बड़ा जो है एक्सपोर्टर है। उत्तर प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है। तो देखिए इसमें से बाकी सब तो ठीक है। लोहे के बाट यानी कि जो तराजू होता है ना मैनुअल वाला, उसमें जो बाट बनते हैं, तो उसका प्रमुख केंद्र है इसमें हमारा जो है मिर्जापुर नहीं है, सहारनपुर और आगरा में जो है ये काफी बनाए जाते हैं। बी को चुनेंगे। बाकी मिर्जापुर में जो है ये कालीन वगैरह है, ये सब काफी ज्यादा बनाए जाते हैं। मिर्जापुर वाली सीरीज आपने अगर देखी होगी तो पता होगा आपको। सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध चुर्क एवं डाला स्थल जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो सीमेंट का काफी अच्छा एक प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट है हमारा सोनभद्र, है ना, ये यहीं पे स्थित है। इसमें डी ऑप्शन को चुनेंगे। कौन सी जनजाति सोनभद्र जिले में पाई जाती है? तो आपको पता होगा कि 2011 के सेंसस में भी सबसे ज्यादा जो ट्राइब्स पाई गई हैं वो हमारे सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में पाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहरिया, नायक, अगरिया, पानिका, ये सब जो चारों ही हैं ये पाई जाती हैं। तो डी ऑप्शन को चुन लेंगे। खारा जल विद्युत परियोजना जो कि असन नदी पर स्थित है, निम्न में से किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये परियोजना है यहाँ पे सहारनपुर में। शीतला जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, जो कि मोट झांसी में स्थित है, ठीक है। तो ये जल विद्युत परियोजना हमारी जो है ये बेतवा नदी पे बनाई गई है। टांडा जलप्रपात और विंडम जलप्रपात उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ठीक है। वाटरफॉल्स हैं ये विंध्यन रेंज के जो पार्ट हैं, और ये स्थित है मिर्जापुर जो जिला है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह की चट्टानें किन जिलों में पाई जाती हैं, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आपने गोंडवाना रॉक ग्रुप है, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो ये जो हमारे चूंकि ये ईस्टर्न यूपी के जो जिले हैं, प्रयागराज, सोनभद्र, चित्रकूट, मिर्जापुर, इन सभी में जो है ये रॉक्स पाई जाती हैं। तो हम डी ऑप्शन को चुनेंगे 1, 2, 3, 4, ठीक है। और इसी प्रश्न के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस को प्लीज आप देख लीजिए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।